स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेज योर मनी में। इस चैनल में हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के बारे में चर्चा करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि कैसे हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है रिटर्न्स, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क, तीसरा लिक्विडिटी और चौथा टेन्योर। कई बार हमारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न असलियत में उतना नहीं होता जितना हमें दिखता है, क्योंकि रिटर्न्स को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टैक्स इम्प्लीकेशंस। चलिए चलिए अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स एक इन्वेस्टर हैं जो इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 5 साल के बाद अपना पोर्टफोलियो को रिडीम करते हैं। मान लेते हैं कि उनके पोर्टफोलियो पर एवरेज रिटर्न जो है 20% का आता है, तो 5 साल के बाद उनका टोटल पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का हो जाता है और रिडेम्पशन पर उनको 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन होता है। एलटीसीजी के अंदर उनको 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाता है और उसके बाद 4 लाख रुपए टैक्सेबल होते हैं, जिस पर 10% की रेट से वो 40,000 रुपये का टैक्स भरते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर वाई, वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिडीम कर लेते हैं और उस पोर्टफोलियो को री इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आखिरी में उनका भी पोर्टफोलियो की वैल्यू 10 लाख रुपए हो जाती है, लेकिन चूंकि हर साल वो रिडीम करके री इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो की कॉस्ट प्राइस जो होती है वो 9 लाख रुपए होती है और इसके कारण उनका कैपिटल गेन से वो हर बार एग्जेम्प्ट रहते हैं और उन्हें कोई कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस तरीके से सेम इन्वेस्टमेंट पर एक तरफ मिस्टर एक्स 40,000 रुपये का टैक्स दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ मिस्टर वाई कोई भी टैक्स दिए बिना 40,000 रुपये के ज़्यादा रिटर्न्स ले पा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक इन्वेस्टर को किस तरह से अलग अलग तरह की कॉस्ट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। यह कॉस्ट ब्रोकरेजेस, सर्विस चार्जेस या टैक्सेशन के फॉर्म में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेविंग या एफडी किस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि एफडी में अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए 1 साल के लिए सेविंग अकाउंट में रखता है, तो दूसरी ओर दूसरा आदमी उसी 2.5 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट में रख देता है। हम मान लेते हैं सेविंग अकाउंट पर रेट ऑफ रिटर्न 4%, तो दूसरी तरफ फिक्स डिपॉजिट पर 6% है। लेकिन अगर ये दोनों लोग टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से 30% के स्लैब में आते हैं, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं कि नेट रिटर्न्स के मामले में सेविंग अकाउंट्स पर ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि एक तरफ तो सेविंग्स पर मिलने वाला 10,000 रुपये तक का ब्याज सेक्शन 80L के अंदर एग्जेम्प्ट है, तो दूसरी तरफ एफडी पर मिलने वाला पूरा ब्याज आप पर एप्लीकेबल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन यह बताने के लिए है कि इस तरह की काफ़ी कुछ फैक्टर्स हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ध्यान में रखने होते हैं, जिसके बेसिस पर हम नेट रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जो लोग टैक्स स्लैब्स में नहीं आते हैं या जिनकी टैक्सेबल इनकम, मिनिमम टैक्सेबल इनकम काफ़ी कम होती है, उनको ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन्स, जिनको इनकम टैक्स एक्ट के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के हिसाब से 50,000 रुपये तक की ब्याज से आय टैक्सेबल नहीं होती है, उनको भी इस फैक्टर को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही मैं आप सभी व्यूअर्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट का किसी दूसरे से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट से कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें टैक्स सेविंग से मिलने वाले फ़ायदे को भी अपने रिटर्न्स में जोड़कर ही उसका कंपैरिजन दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मिलने वाले रिटर्न से करना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक टैक्सेबल म्यूचुअल फंड्स और नॉर्मल इक्विटी फंड्स से मिलने वाले रिटर्न्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो हमें टैक्सेबल म्यूचुअल फंड पर मिलने वाली 30% की या 20% की उस रिबेट को भी उसके रिटर्न्स में जोड़ लेना चाहिए, जो कि हमें शुरू में ही टैक्स सेविंग के रूप में मिल चुका है। इसीलिए हमें सेक्शन 80C के अंदर मिलने वाले एग्जेम्पशंस को पूरी तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कोई दूसरे
इन्वेस्टमेंट करके कोई और एग्जम्पशंस का फ़ायदा ले सकें। जैसे अगर आप एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं तो टियर 2 अकाउंट में आप हर साल 50,000 रुपये तक जमा करके इस एग्जम्पशन लिमिट को 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट में आपको अपफ्रंट ही 30% या 20% जिस भी टैक्स स्लैब में आप पा रहे हैं उसकी छूट मिल जाती है, इसीलिए आप इसको भी उस पर मिलने वाले रिटर्न्स में जोड़कर देख सकते हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप कमेंट करके मुझे इसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। इसी तरह की और जानकारियों के लिए मैं कुछ और वीडियोस पोस्ट करने वाला हूं जिनमें एनपीएस और दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा।